morning students. Today we will start our next lesson, which is the journey to the end of the earth. It is from Vista's book and it is written by Tishani Doshi. Clear? So from the lesson itself we will come to know what is the journey of the earth, how it is made, and what are the things after the composition of 3 bodies of water and so on. Things we will discuss in this lesson. Before you read, if you want to know more about the planet's past, present and future, the Antarctica is the place to go to. Bon voyage. मीन्स देखो, अगर आपको प्लैनेट के बारे में जानना है, मतलब हमारे अर्थ के बारे में जानना है, हमारे अर्थ का पास्ट कैसा था, प्रेजेंट कैसा और फ्यूचर कैसा हो सकता है, तो हमको अंटार्कटिका से ज़्यादा अच्छी जगह और कोई नहीं। अंटार्कटिका जो कि आप जानते हैं पोलर रीजन्स में आता है ना, तो अंटार्कटिका से ज़्यादा अच्छी जगह और कोई नहीं है। कैसे हम पता कर सकते हैं? जैसे कि देखो, पहले क्या होता था, जब हमारा एनवायरमेंटल कंडीशन अच्छी थी, ग्लोबल वार्मिंग नहीं थी, तो उस समय अंटार्कटिका में बर्फ़ कैसी थी, स्नोफॉल कैसा होता था, है ना, वो सारी चीज़ें उस समय की। और अभी प्रेजेंट सिचुएशन में जब ग्लोबल वार्मिंग आ गई है, उस समय कैसी है कंडीशन, और इसके बाद में फ्यूचर में कैसी हो सकती है। मतलब ग्लेशियर्स हो रहे हैं, है ना, ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूरे आइस पिघल रही है, तो कितने रैपिड कंडीशन में वो पिघल रही है। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये हमको हमारा फ्यूचर बताएगा कि हमारे फ्यूचर में कुछ आइस बचेगी भी कि नहीं बचेगी। अगर अंटार्कटिका का रीजन बहुत जल्दी मेल्ट हो रहा है, बहुत जल्दी वहाँ की स्नो, बहुत जल्दी वहाँ की आइस मेल्ट हो रही है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और वो अगर मेल्ट होके सीधा किस में जाती है, सी में जाता है। सो सी लेवल बढ़ेगा, सी लेवल बढ़ेगा तो वेव्स बढ़ेंगी, टाइड्स बढ़ेंगे, ओशियंस का लेवल बढ़ेगा। सो ये सारी एक हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस को भी रेफर करता है। क्लियर? सो हियर वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेसन. Early this year, I found myself about a Russian research vessel, the Akademik Shklovsky, heading towards the coldest, driest, windiest continent in the world, Antarctica. So एक रशियन रिसर्च था जिसका नाम रखा गया था एकेडमिक शोलस्की। ठीक है, तो ये कहाँ का, मतलब इसमें कहाँ का बताया गया है, जो सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट रीजन है, सबसे ज़्यादा ड्राइएस्ट रीजन है, और विंडिएस्ट मीन्स हवा भी बहुत ज़्यादा चलती है इस कॉन्टिनेंट में। ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है हमारा? अंटार्कटिका. माई जर्नी बिगैन 13.09 degrees नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास and involved crossing 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and at least as many ecospheres. So ये क्या चीज़ है कि जो हमारी जो जर्नी है, मतलब जो राइटर है उसकी जर्नी स्टार्ट हुई है 13.0 डिग्री नॉर्थ की तरफ से, जो कि इक्वेटर के नॉर्थ से। ठीक है, मीन्स मद्रास से स्टार्ट हुई है। हमने क्रॉस किए, मीन्स राइटर ने क्रॉस किए 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज़ ऑफ वाटर मीन्स ओशियंस, सीज, रिवर्स, ये सारी चीज़ों को क्रॉस करते वो आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत सारे इकोस्फीयर्स। ठीक है, इकोस्फीयर्स मीन्स हाइड्रोस्फीयर्स को भी पार करते जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्रॉस करके हम आगे बढ़ रहे हैं। बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिक continent, I had been traveling over 100 hours in combination of a car, an aeroplane and a ship. So my first emotion on facing Antarctica's expansive white land space and uninterrupted blue horizon was relief, followed up with an immediate and profound wonder at its immensity, its isolation, but mainly at how there could ever have been a time when India and Antarctica were part of the same land mass. So अब क्या बताया देखो इसमें कि जैसे ही वो जो राइटर है वो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पहुंचते हैं, वहाँ वो कितने घंटों की जर्नी करके पहुंच रहे हैं? 100 आवर्स उनको लगे हैं वहाँ पहुँचने के लिए। कभी उन्होंने कार से ट्रैवल किया है, कभी उन्होंने एरोप्लेन से ट्रैवल किया है, कभी उन्होंने शिप से ट्रैवल किया है। So my emotions on facing Antarctica's expansive wild landscape and in uninterrupted blue horizon was relief.
मीन्स ऐसा होता है ना कि जब हमको जो जहाँ पहुँचना रहता है हम वहाँ पहुँच जाते हैं तो हमको कितनी खुशी होती है वो चीज़ देख के कि हम यहाँ पे फाइनली पहुँच चुके हैं। तो जो इमोशंस है वो आउट ऑफ कंट्रोल रहते हैं। और वो इतना सुंदर पार्ट मीन्स पूरा लैंड पूरा वाइट स्नो कवर्ड है और वहाँ पे ब्लू हॉरिजॉन मीन्स पूरी स्काई दिख रही है, तो कितना सुंदर वो चीज़ पार्ट है। बट मैं ऐसा सोचता हूँ कि इंडिया और एंटार्क्टिका एक टाइम पे सेम पार्ट हुआ करते थे, ठीक है। आज अलग अलग है, एंटार्क्टिका नीचे है ना, बट एंटार्क्टिका ऊपर सॉरी, लेकिन दोनों के दोनों एक ही पार्ट में हुआ करते। जैसे आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा गोंडवाना लैंड के बारे में। गोंडवाना लैंड कैसा था? सिंगल लैंड मास है ना, सिंगल लैंड मास हुआ करता था। बट ड्यू टू टेक्टोनिक प्लेट्स के वाइब्रेशन के कारण और कुछ अर्थक्वेक्स के कारण, इन सब चीज़ों को मिक्सअप होने के कारण ही जो लैंड मास है वो डिवाइड हो गया, है ना। और डिवाइड होने के बाद में क्या हुआ, जैसे ही वो डिवाइड हुआ तो सब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो कुछ उसमें कहीं हमारे इंडिया में आ गया, कुछ एंटार्क्टिका में। क्लियर है? देखो क्या होता है, जैसे ये लैंड है सपोज, ठीक है, लैंड है, लैंड के अंदर से मतलब इनसाइड द अर्थ कुछ वाइब्रेशंस अकर्स होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं जिनके कारण प्लेट जो है, जो हमारा अर्थ सरफेस है वो कहीं से टिल्ट हो जाता है, कहीं से अप हो जाता है, कहीं से थोड़ा झुक जाता है, कहीं से ऊपर हो जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, जो ऊपर पार्ट है सी लेवल अगर बढ़ता है तो जो नीचे का पार्ट है वो दब जाता है और ऊपर का पार्ट हमारा लैंड सरफेस दिखने लगता है। क्लियर? तो इस टाइप का जो पार्ट है, ऐसा करके हमारा लैंड मास जो है वो डिवाइड हो गया। नेक्स्ट इज़ दी पार्ट ऑफ हिस्ट्री। 650 million years ago, a giant amalgamated southern subcontinent, Gondwana, did indeed exist, centered roughly around the present day Antarctica. So देखो क्या चीज़ है ये जो मैंने आप लोगों को बताया गोंडवाना के बारे में, है ना। तो आप लोग 9th की बुक में आप लोगों ने पढ़ा है गोंडवाना के बारे में कि गोंडवाना ऐसा लैंड था जो पहला एक ही था, बाद में कुछ वाइब्रेशंस के कारण सारी पार्ट्स अलग अलग हो गए, तो हमने सबके अलग अलग नाम रख दिए, ठीक है। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, ह्यूमन्स हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, hosting a huge variety of flora and fauna. For 500 million years, Gondwana thrived, but around the time when the dinosaurs were wiped out and the age of the mammals got underway, the landmass was forced to separate into countries, shaping the globe much as we know it today. So देखो क्या हुआ, वो चीज़ यहाँ पे बताएं। चीज़ें बहुत कुछ अलग सी हों, जैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस में कुछ चेंजेस आए, क्लाइमेट बहुत ज़्यादा गर्म होने लगा जिससे हमारे पास में फ्लोरा और फौना की बहुत ज़्यादा वैरायटी आने लगी, ठीक है। अब जब फ्लोरा एंड फौना की वैरायटी आने लगी मीन्स डायनासोर्स जो थे वो सब ख़त्म होने लगे, ठीक है। वो नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, जैसे गर्म क्लाइमेट होने लगता है तो ये जो जानवर होते हैं, ये जो गर्म वाले जानवर होते हैं, जो जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, वो वाइप्ड आउट हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या हुआ, कुछ जो लैंड मास है वो सेपरेट हो गए, सेपरेट होने के कारण हमने उनको अलग अलग कंट्रीज़ का नाम दिया, ठीक है, जिनको हम आज की डेट में अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि इंडिया है, एंटार्क्टिका ओशन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये सारी चीज़ें जो है वो सब मिक्स थी, लेकिन अब अलग अलग। तो विजिट एंटार्क्टिका नाउ इज़ टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। तो अगर हम लोगों को इंडिया की हिस्ट्री जाननी है, हमारे वर्ल्ड की हिस्ट्री जाननी है, तो हमको हमारे अर्थ की हिस्ट्री जाननी है एक तरीके से, तो हमको एंटार्क्टिका से और कोई अच्छी जगह नहीं है हमारे। टू गेट अ ग्रास्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, इट्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलेरियन फोल्ड्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शीट्स, ओजोन एंड कार्बन, इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन। सो अब क्या है कि अगर हमको ये सारी चीज़ें जाननी है तो हमको एंटार्क्टिका जाना है, और हमको ये भी अगर जानना है कि हम कहाँ से आए हैं और कैसे हुआ है ये सारी चीज़ें, तो वो उसको भी जानने के लिए हमको एंटार्क्टिका ही जाना पड़ेगा, है ना। तो अब क्या है, जैसे ओजोन लेयर के बारे में, कार्बन लेयर के बारे में, अगर इनके बारे में हमको जानना है, कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स के बारे में जानना है, किसी चीज़ का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कोई चीज़ कैसे एक्सटिंक्ट हुई, जैसे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए, तो ये सारी चीज़ें कैसे आई हैं
वो सब चीज़ें जानने के लिए हमको एंटार्क्टिका जाना पड़ेगा।